Hello friends, you all are welcome in my NAS Success Point YouTube चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि ज्योग्राफी का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के अपलोड की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग साइड में शो हो रहे बेल आइकन को प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर की ओर। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ये जो रिसोर्स वर्ड है इसका मीनिंग ऑलरेडी वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन काफ़ी नैरो कंसेप्ट में आप जानते हो कि वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट कर लेती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। जैसे वाटर एक रिसोर्स है, लेकिन क्यों है ये हम जानेंगे। हम अपनी लाइफ को काफ़ी कंफर्ट बनाने के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उन सबको हम रिसोर्स भी बोल देते हैं। लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिसोर्स कहें और किनको रिसोर्स न कहें, ये हम जान लेंगे। NCERT की इस बुक में आपको एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि एकदम सूटेबल डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन से हम इस पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है एकदम क्लियरली कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जहाँ पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और साथ में ही मानव की आवश्यकताओं को, ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, रिसोर्स कही जाती हैं। बट इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, नीड्स टू ऐड समथिंग स्पेशल लाइक प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मीन्स टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल कोल माइंस में कई सारी मशीनों का यूज़ होता है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन विदाउट द मशीन हम लोग उस कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिकली फिजिबल का मीन्स हुआ कि ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कीमती होने की वजह से जो कॉमन पीपल है, यहाँ तक कि कॉमन से ऊपर वाला पीपल भी है, वो उसको परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे थिंग्स जो कि किसी भी व्यक्ति की पहुँच में ही नहीं है, तो उनको भी मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज कहना ठीक रहेगा। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल का मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं, क्या उसको जो हमारी सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट करती है, हमारा जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। इतनी दूर से यहाँ पर लाना, वो भी सॉल्टी वाटर है। तो ये तीन जो डेफिनेशन थी, वन डेफिनेशन में ही 3 पॉइंट्स कवर किए गए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। इन तीनों के मिलने से ही ये डेफिनेशन पूरी होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें मिलकर के ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करती हैं और हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन environment which can be used for satisfaction of the human needs and technologically accessible, economically feasible और culturally acceptable होनी चाहिए, तब उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में
इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखाया गया है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। सेंटर में ह्यूमन बीइंग है, रीजन क्योंकि विदाउट द ह्यूमन बीइंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इन सब का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ह्यूमन सेंटर में है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि फिजिकली एनवायरनमेंट, वी आर लिविंग इन ऑन द अर्थ एंड देयर इज अ एनवायरनमेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ से हम कई सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तो फिजिकल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। वहीं बात करते हैं हम टेक्नोलॉजिकली, जो फिजिकल एनवायरनमेंट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका यूज़ कर पाएँ टेक्नोलॉजी की मदद से। एग्जांपल के तौर पर हम एक गोल्ड को ले लेते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में गोल्ड है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से उस गोल्ड को गोल्ड माइन से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और फिर इंस्टीट्यूशंस में हम उस गोल्ड के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोल है, कोल के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं कुछ, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोल, ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करना और उनके ऊपर स्टडी करना, इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि उससे हम कई दूसरी चीज़ों को भी बनाते हैं उस इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये इंस्टीट्यूशंस हुआ। हम बात करते हैं कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, लेकिन किनको हम रिसोर्सेज कहें किनको ना कहें ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने भी इस अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं उनको डेप्थ में समझने के लिए चीज़ें ठीक से समझ में आ जाए, वी नीड्स टू बी क्लासिफाइड दीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट and the bases are there, just like talk about the classification of the resources in 4 parts. Let's take a point. A point shows on the basis of origin. Origin means उत्पत्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म के आधार पर। बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक मीन्स लाइफ, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग। जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक है, जिसमें लाइफ नहीं है अबायोटिक। बायोटिक्स के एग्जांपल्स, वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर हियर, प्लांट्स, एनिमल्स, एंड अबायोटिक, माउंटेन, रिवर, पॉन्ड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक। जहाँ से भी हमें ये रिसोर्सेज है तो वो उसमें लाइफ होगी या लाइफ नहीं होगी, ये रिसोर्सेज हैं। दूसरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मीन यहाँ समाप्त होने से है। समाप्त का मतलब उसकी एज, या तो वो कभी ख़त्म ना हो या फिर वो किसी सर्टेन पीरियड में ओवर हो जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स वी कैन रिन्यू ऑफ रिसोर्सेज। ओके दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये काफ़ी बार बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स। तो इसको आप काफ़ी गहराई से समझिए। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंसेस, कई सारे डिफरेंसेस हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके इनकी हम स्टडी करेंगे अभी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अगेन resources can be classified individual, community, national and international. And the last one is on the basis of the status of development, potential, developed, stock and reserves. तो इस तरीके से ये 4 पार्ट में रिसोर्सेज क्लासिफाइड हैं। यहाँ हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज
का एक टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल और ह्यूमन में डिवाइड कर लेते हैं। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कैन बी अगेन डिवाइडेड इन कंटिन्यूस। एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं इसमें, विंड, वाटर, बायोलॉजिकल, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल कैन बी क्लासिफाइड इन रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जिनको रिसाइकल कर, जिनका फिर से यूज़ होता है। नॉन रिसाइक्लेबल फिर से यूज़ नहीं हो पाता। ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। एंड द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। क्वांटिटी इट मीन्स जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, और क्वालिटी लो ग्रेड, हाई ग्रेड या एवरेज टाइप ऑफ कोई भी रिसोर्स होता है। जैसे कि बात करता हूँ, कोल बिटुमिनस है, इग्नियस लिग्नाइट है, तो एंथ्रासाइट है, टॉप मोस्ट एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट कम होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है। तो ये एग्जांपल क्या तरीके से बताया मैंने, क्वालिटी जो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, अभी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको बताया ही कि जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक होते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती वो अबायोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इनमें। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल में कंपैरिजन करते हुए इसको बताता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which can be used again and again, but non-renewable cannot be used again and again. Once we use then it's over. जब एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में काफ़ी लंबा समय रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनके बनने में काफ़ी लंबा समय नहीं लगता। एंड नॉन रिन्यूएबल की फॉर्मेशन में इट्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, समटाइम इट्स टेक अ मिलियन ऑफ ईयर ऑल्सो। एग्जाम्पल को जान लेते हैं पहले ही, ताकि उससे को रिलेट करते हुए चीज़ों को हम समझ लें। विंड, सोलर लाइट, वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड अनदर साइड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मैं बात कर रहा हूँ सोलर लाइट, कितना भी यूज़ कर सकते हो आप उसे, और सनलाइट जब भी दिखाई देती है तभी उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल में इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, इसके बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इट्स टेक अ मिलियन ऑफ ईयर इन द फॉर्मेशन। जैसे कि कोल की मैंने बात की, एक अंडर प्रेशर पृथ्वी के अंदर उसको काफ़ी प्रेशर की ज़रूरत होती है, एक टाइम की ज़रूरत होती है, तब जाकर के वो बनता है। फिर बात करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द चीप एंड नॉन रिन्यूएबल आर एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है, जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है वो चीप होंगे, और जो क्वांटिटी में बहुत कम है उनकी डिमांड तो होती ही है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड हुए तो रिन्यूएबल लिमिटेड अनलिमिटेड हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एग्जांपल्स तो हम लोगों ने देख ही लिया, साथ में ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्रिएट पॉल्यूशन। इट मीन्स रिन्यूएबल आर इको फ्रेंडली और नॉन रिन्यूएबल आर नॉट इको फ्रेंडली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतने आपको पॉइंट्स मिले हैं, इट्स सफिशिएंट। लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब है मालिकाना हक के अनुसार। या तो जो रिसोर्सेज होंगे इंडिविजुअल होगा, किसी का पार्क है, गार्डन है,
वो खुद का है उसका। बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं लोगों के अपने, तो प्रॉपर्टीज़ है उनके पास, कई सारे प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पेशल लैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर वाटर, ये सब भी खुद की वेल भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, तो गवर्नमेंट कांट बी इंटरफेयर। अनदर वन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी, देयर इज नो सिंगल पर्सन हु आर ऑनर ऑफ दीज रिसोर्सेज। जस्ट लाइक हमें देखिएगा कि ग्रेजिंग ग्राउंड, कोई भी अपनी भैंसों को लेकर के वहाँ ग्रेजिंग के लिए जा सकता है, जहाँ भैंस चारा खाती है, घास खाती है। ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता है, कोई भी जा सकता है, किसी का इंडिविजुअल नहीं है। ठीक, विलेज में जो पॉन्ड्स होते हैं सभी लोग अपने भैंसों को नहलाने के लिए या घाट के रूप में फॉर्म में यूज़ करते हैं। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एसेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। इट मीन्स विलेजेस में हमने देखा, और अर्बन एरियाज़ में भी कुछ ऐसी जगह जहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर के बैठ सकता है, उसका यूज़ कर लेता है। ये कम्युनिटी है, कोई सिंगल व्यक्ति इसका मालिक नहीं होता। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। नेशनल रिसोर्सेज जो कि देश के हैं, और हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि अगर कुछ रिसोर्सेज जो हैं प्राइवेटली किसी की प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का राइट होता है। जैसे कि कुछ एक डेप्थ में जाकर के पाइपलाइंस हैं या कुछ भी ऐसा निकलता है तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में कर लेती है, हायर कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा, रोड है, कैनाल है, रेलवे है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट्स के अंडर में आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने इनके लिए जो है कुछ मिनिस्ट्री भी बनी हुई है, चाहे वो इरिगेशन हो या रेलवे हो, तो वो लोग इसको हैंडल करते हैं, उन्हीं के अंडर में आते हैं। वो सभी यूज़ कर सकते हैं देश के लोग, लेकिन पूरी तरीके से वो सरकार के ही अंडर में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओशनिक एरियाज़ अप टू 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल नेवी में यूज़ करते हैं, जो शिप्स होते हैं उन पर यूज़ किया जाता है नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस के लिए। 1 नॉटिकल माइल जो होता है उसकी वैल्यू आप लोग सर्च करिएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा कि 12 नॉटिकल माइल्स में 22.2 किलोमीटर है। तो आप डिवाइड कर सकते हो 22.2 को 12 से, और आपका 1 माइल्स में, नॉटिकल माइल्स कितने किलोमीटर का होता है पता लग जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये इंडिया के जो कोस्टल एरिया है उस कोस्टल एरिया से 22.2 किलोमीटर दूर तक का, समुद्र के अंदर तक के एरिया के ऊपर हमारे देश की सरकार, हमारे देश का राइट होता है जितने मिनरल्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करने का। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी आती होंगी जो हमारे देश अगर यूज़ भी करना चाहे तो वो विदाउट इंटरनेशनल पावर के यूज़ नहीं कर पाएगा, उनकी परमिशन के बिना। तो इसके लिए क्या होता है कि देखिए कौन कौन से ऐसे हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक जोन बना रखा है, उसके आगे जाने पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल्स है, उसके आगे जाने पर वो राइट जो है इंडिविजुअल का भी नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं, नेशन का भी नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल पर उसको मान लीजिए वो 2 कंट्रियों के बीच में आ रही तो विवादित है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैंडल करती हैं। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बाउंड्री वो कंट्री उसका यूज़ कर सकती है अपने तरीके से। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, आप लोग पता करिए ड्यूनो में। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के बिहाफ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक,
और एक और देखोगे आप इसमें रिजर्व्स। समझ लेते हैं एक एक करके। पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, या यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल का मतलब क्षमताएं, पावर कितनी है आपके अंदर। जैसे कि पावर किसी के अंदर दिखती है लेकिन वो शो तो हो रही है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा, ठीक ऐसे ही रिसोर्सेज हमारे पास किसी रीजन में हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। ठीक, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हम देखेंगे, राजस्थान में जो एरिया आता है, गुजरात भी आता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड और सोलर एनर्जी के लिए, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उसका प्रॉपर यूज़ हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए हैं। सेकेंड वन इज़, ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो हमने बात की डेवलपमेंट के अंडर ही आ रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड का मतलब हुआ जिनका विकास हुआ हो चुका है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यूज़ करने के ब्याह पर हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में है और क्वालिटी कैसी है उसकी। तो ये टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो उसको हम बेहतर तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टॉक कहते हैं कि जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही है और सुना भी है। हमारे जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर एक पोटेंशियल है, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कि वो ह्यूमन की ज़रूरतों को, ह्यूमन नीड्स को पूरा कर पाए। लेकिन इंसानों के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसका प्रॉपर यूज़ कर पाए। तो इंक्लूडिंग एमंग स्टॉक, एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे कि वाटर इज एक कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2O। तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का यूज़ एनर्जी को बनाने के लिए किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास वी डोंट हैव अ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फिर नो कि कैसे उसका यूज़ प्रॉपर करना है ये भी हम जान नहीं पा रहे हैं। यूज़ करना कैसे ये भी अपने आप में बड़ा बड़ा चैलेंज है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उस चीज़ का प्रॉपरली यूज़ कैसे करें। फिर बात करते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स आप लोग जानते ही, सुना भी शब्द है, आरक्षण, एक तरीके से आरक्षित। तो रिजर्व्स होता है लगभग स्टॉक से मिलता हुआ शब्द है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक, उनका प्रॉपर, जैसे कि एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैड नॉट बीन स्टार्टेड। उनका यूज़ कैसे करना है पता है लेकिन स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग है लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको हम रेगुलेट ही नहीं कर पाए। जैसे कि रिवर वाटर जो होता है उसका काम क्या है, जनरेट करना, क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइजिंग ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन ये हो क्या रहा है कि बहुत कम जगह ही इसका यूज़ हो पा रहा है। वाटर को स्टोर कर लेते हैं हम लोग, डैम बना लेते हैं, फॉरेस्ट में यूज़ होता है। तो इट इज़ दैट इज़ रिवर रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। रिजर्व्स को हमने अपने पास इसलिए सुरक्षित रखा ताकि भविष्य में उनका प्रयोग किया जा सके। पार्ट 1 के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और टेबल को भी पढ़ा। मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है उससे कुछ हद तक जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। धन्यवाद आज के लिए।